चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाइयों और बहनों। आज हम लोग 4th चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ने आ रहे हैं, सेमेस्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर। 4th चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। बात नहीं बाबू, 4th चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड क्या बाबू? इन्फ्लेशन। भाइयों और बहनों देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो अपना अपना बुक निकाल लीजिए, कोचिंग वाला निकाल लीजिए। पेज नंबर बताइए कितना है? पेज नंबर 22। ओके, चलिए आगे चैप्टर का नाम क्या बाबू? मनी एंड इन्फ्लेशन। रेडी? चलो स्टार्ट करते। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन। इस वीक में कैसे भी करके सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स खत्म करना है हम लोग को। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगे, बात का बात है। चलो आओ, क्योंकि एग्जाम्स पहले इकोनॉमिक्स का ही होंगे। देखिए भाई, मनी एंड इन्फ्लेशन क्या होता है? मनी और इन्फ्लेशन, इस चैप्टर में 2 चीज के बारे में आप पढ़ोगे, एक मनी के बारे में और एक इन्फ्लेशन के बारे में। मनी और इन्फ्लेशन, मनी तो क्या है वो आज मनी के बारे में पढ़ाएंगे। मनी और क्या बाबू? इन्फ्लेशन। मनी और क्या बताइए? इन्फ्लेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी क्या होता है? तो भाइयों और बहनों, पहले जमाना में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। पहले जमाना में सामान के बदले सामान वाला सिस्टम था। लोग एक सामान खरीदते थे और उसके बदले दूसरा सामान ले लेते थे। आप भी कोई सामान हमको बेचते थे, हम भी आपको कोई सामान दे देते। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। लेकिन आज के जमाने में बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। आज के जमाने में चलता है मनी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बताइए? मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी कैन बी मेटल, मनी कैन बी पीस ऑफ पेपर, मनी कैन बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कैन बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बात समझे? तो मनी क्या है बाबू? मनी, तो मनी कैन बी मेटल, मनी कैन बी द पीस ऑफ पेपर, मनी कैन बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का डेफिनेशन का पहला खूबी यही कि मनी मतलब कोई भी ऐसा चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग यूज करते हैं। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले जमाना में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? सामान के बदले सामान, जिसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारा कमी था, क्योंकि बार्टर सिस्टम को में एक सबसे बड़ा कमी क्या था? आप लोग दोनों आदमी का वांट होना चाहिए। मतलब बात समझिए, सपोज आपको धान का जरूरत है, आपको चावल का जरूरत है, तो हमको भी तो गेहूं का जरूरत होना चाहिए, तभी तो आप आपसे गेहूं लेंगे और आपको चावल देंगे। हो सकता है आपको जरूरत हो, हमको जरूरत नहीं, ऐसा हो ही सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अच्छा धान चावल सामान का केस में प्रॉब्लम क्या होता था? स्टोर नहीं कर पाते थे आप। मनी को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो भी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे, जो भी बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस थे, वही मनी सिस्टम का एडवांटेज। साइलेंट करिए बाबू फोन, जो साइलेंट करिए। जो भी बार्टर सिस्टम का डिसएडवांटेज था, वही मनी सिस्टम का क्या है? एडवांटेज। तो मनी क्या है? मनी कैन बी द मेटल, मनी कैन बी द पीस ऑफ पेपर, मनी कैन बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग जिसको यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए देखिए क्या लिखा हूं। द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन स्टेट दैट मनी सेटिस्फाइज 3 बेसिक फंक्शन। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड इट यूजेस टू स्टोर टाइम ऑफ वैल्यू। आप सोचो ना, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी को स्टोर वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं, मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, जितना पैसा छाप के रखना है रखिए। और मनी जो है उसका आप अकाउंटिंग, मतलब जैसे लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो कोई भी अकाउंट्स बनाते तो हर चीज पे क्या लिखते हो? रुपीज का साइन देते, क्योंकि कोई भी अकाउंट्स, कोई भी हिसाब हम लोग किसके टर्म्स में मेंटेन करते हैं? मनी के टर्म्स में करते हैं। देखिए, इट इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स और परचेज, सर्विस, रेंटल। जैसे आजकल क्या है, देखिए आजकल पेपरलेस इकोनॉमी होता है यार, धीरे धीरे। आजकल हम लोग का कंट्री धीरे धीरे क्या होता है यार बताइए? पेपरलेस। अभी कागज, सिक्का, नोट, ये सब का इस्तेमाल देखिए बहुत कम हो गया। अभी सब कुछ क्या हो रहा है? फोन पे। आपके पास जैसे पहले आदमी का पास 5 लाख रुपए होता था, तो 5 लाख रुपए के लिए झोला लेके जाना पड़ता था, बैग लेके आना पड़ता था, बोरा लेके आना पड़ता था।
और अभी क्या हो गया बताइए, अभी आपको 5 लाख रुपया है आपका फोन में, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख रुपया है फोन में, कोई दिक्कत नहीं। करोड़ों रुपया भी है आपका तो फोन पे में है, कोई फर्क उससे पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले आदमी को डर लगता था, अब आदमी को डर नहीं लगता। बात समझ रहे ना? तो मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी चीज तभी माना जाता है जब विच इज रेडिली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जब लोग उसको एक्सेप्ट करते, बोले हाँ बाबू, मैं उसको बात समझे ना। हर आदमी, किसी को भी पैसा दीजिए ले लेगा। पैसा ही एक ऐसा चीज है जहाँ पे छुआछूत काम नहीं करता है। जैसे इंडिया में पहले था ना अनटचेबिलिटी, एक आदमी दूसरा चीज को छू लेता था, दूसरा आदमी उसको यूज नहीं करता था, लेकिन पैसा को छूने से यूज करता था। पैसा ऐसा चीज है जिसमें कभी टचेबिलिटी काम नहीं करता है। क्या है? पैसा है। नॉर्मली आदमी हर चीज में घृणा करते हैं, लोगों को बस समझ डिस्गस्ट फीलिंग आ जाता है, लेकिन पैसा का जब बात आता है आदमी का फीलिंग कांस्टेंट होता है। पैसा के लिए फीलिंग खराब होता है। पैसा अगर कीचड़ में गिरा हुआ भी रहेगा ना, उठा के निकाल लोगे आप। बात समझे? ठीक है, क्या है, घर में आकर के साफ कर लेंगे। बात समझे? क्योंकि पैसा है ना बाबू। क्या है? पैसा। तो यही पैसा को क्या बना देता है, यही मनी को बना देता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर फॉर ऑल एस्पेक्ट्स। उसके देखिए, मनी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट मीन हर एक चीज का वैल्यूएशन हम लोग किसके टर्म्स में करते हैं? मनी के टर्म्स में करते हैं। आजकल हर एक चीज का वैल्यूएशन किसके टर्म्स में करते हैं? मनी के टर्म्स। मनी है तो आपका जिंदगी में हनी, पॉकेट में मनी है तो आपका बगल में हनी। बस समझ रहे ना? अगर आपका पॉकेट में मनी है तो आपका बगल में कौन है? हनी। बस है, लेकिन उसके लिए पॉकेट में क्या होना चाहिए? मनी। अगर पैसा नहीं है तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं। तो पैसा बहुत वैल्यूबल चीज हो जाता है। हनी बोला हनी है लेकिन बनी नहीं। तो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टोर ऑफ क्या बाबू? वैल्यू। मनी अलाउज इंडिविजुअल टू सेव। आप पैसा को सेव करके रखते हो, पैसा को भविष्य के लिए रखते हो, पैसा को फ्यूचर के लिए रखते हो। बात समझे? पैसा को स्टोर कर सकते हैं आप। अब वाटर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता था बताइए? आदमी स्टोर कर पाता था? नहीं कर पाता। आप सोच कर देखिए, जैसे कोई सामान, अब सामान हमको मेरा पास है, जैसे बुक ही हम लोग रखते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बुक अगर रह गया, फिर इधर लात लग रहा, हाथ लग रहा, बेकार हो रहा, फट जा रहा, कट जा रहा, तो स्टोरेज नहीं है ना, स्टोरेज नहीं है। और अभी मनी में स्टोरेज का कोई चाप ही नहीं है। आप बैंक में पैसा रख दीजिए, देखो 5 साल बाद भी अगर 500 रुपया का नोट निकालिएगा तो 500 रुपया का नोट ही होगा। ये क्या है बताइए? इसको मनी को बोलते हैं स्टोर वैल्यू होता है। मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, मनी से आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट पेमेंट कर सकते हैं, पास्ट पेमेंट कर सकते हैं, और क्या चाहिए। तो यही बात बोला कि सबसे वैल्यूबल अगर कोई चीज है तो क्या है किसी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए? मनी। क्या बाबू? मनी। इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, मनी और इन्फ्लेशन। मनी पढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे, खत्म। मनी में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे, मनी है, मनी डिमांड है, और उसके बाद ब्रॉड मनी, नैरो मनी। ब्रॉड मनी और नैरो मनी 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों का डिफरेंस है, खत्म। इन्फ्लेशन में भी एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इन्फ्लेशन क्या होता है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप कोई भी बुक्स खोलोगे यही सब टॉपिक मिलेगा, जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में देख करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज अब यहाँ पर ना लंबा छोड़ा ज्ञान दिया हुआ है ना, अलग बुक है तो बुक जैसा ही है, अलग अलग ऑथर का डेफिनेशन दिया हुआ है। इतना आपको याद करना है क्या? नहीं, याद वही करिएगा जो आपको सोल्यूशन आज देंगे वो वाला। अच्छा, मनी का काम क्या है? आइए थोड़ा एक बार देख लेते हैं मनी क्या करता है आजकल। मनी, इंग्लिश में एक लाइन है, मनी क्या करता है। तो इंग्लिश में बोला गया कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करता है। मनी क्या नहीं करता बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। क्या आप नहीं खरीद सकते पैसा के हेल्प से? हर चीज आप खरीद सकते हो। कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो आप पैसा की हेल्प से नहीं खरीद सकते। बात समझे? इज्जत भी तो खरीद ही लेता है आदमी लोग इज्जत देता है ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत पैसा वाला आदमी होता है तो उसको एरिया के लोग जबरदस्ती इज्जत देते हैं, भले वो गलत तरीका से पैसा कमा रहा है, आप आदमी को उससे फर्क नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, एक बड़ा अच्छा बात बताते हैं, पढ़ाई से हट के ज्ञान वाला बात बता रहे। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई गलत काम करके पैसा कमा रहे, जस्ट एन एग्जाम्पल, और हम नहीं कमा पा रहे, लेकिन हम लोग दोनों दोस्त हैं, तो हम हमेशा बैठ के आपका बुराई करेंगे। दूसरा का बुराई वही लोग करते हैं जो उसका बराबर में नहीं जा सकते। और साधारण सा बात है, अगर हमको भी वो मौका मिलता हम भी करते, लेकिन आज हम ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम वो चीज़ नहीं कर रहे। आप समझ रहे? सपोज आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो या स्कैम कर रहे हो और खूब पैसा कमा रहे हो, आप बहुत पैसा कर रहे हो, आपके पास सारा रिसोर्सेज आ गया, आपका घर एकदम पैसा से भरपूर हो गया, लेकिन मेरे पास नहीं है, हम लोग दोनों दोस्त हैं, तो हम आपका हमेशा बुराई करते रहेंगे, दिन भर आपका बुराई कर देंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिला, अगर हमको मिलता तो हम भी वही करते। तो इंसान का प्रॉब्लम नेचर है, ये इंसान का नेचर है। वो आदमी वो चीज़ नहीं अचीव कर पाने से वो हमेशा क्या करते हैं? दूसरों का बात करते रहते। और यहाँ भी वही बात है, पैसा का काम क्या है? पैसा का काम वही है जो पैसा करता है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी डज एवरीथिंग। क्या क्या करता है मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का मेन काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करना और वैल्यूएशन करना, किसी भी चीज का वैल्यूएशन। आज एसी अच्छा है कि खराब है? कैसे मापोगे? पैसा के टर्म्स। एसी अच्छा है कि खराब है कैसे मापोगे? पैसा के टर्म्स।
कोई चीज में अगर ज्यादा पैसा लगता है तो आदमी लोग, और ऊपर से इंडिया में क्या है, हम लोग ऐसे भी लोग ना बहुत कंस्पिशियस नेचर का है। कंस्पिशियस का मतलब होता है कि वी जज द प्राइस, यू नो, वी जज द क्वालिटी बाय द प्राइस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी को जज करते हैं किससे, बताइए, प्राइस। बहुत सारे लोग ऐसे, आप बताइए, बात समझे। आज आईफोन, अगर थोड़ा भी आईफोन का मार्केट में इज्जत है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो महंगा है। जिस दिन वो ओप्पो, वीवो, पोको की तरह हो जाएगा, उसका मार्केट सम्मान खत्म हो जाएगा, उसका जो मार्केट वैल्यू खत्म है। अभी देखो हम लोग, आप लोग जैसे जो साधारण लोग हैं, साधारण वर्ग के लोग हैं, वो लोग ओप्पो, पोको ये सब यूज करते, वीवो ये सब यूज करते। नहीं, जैसे जो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं वो लोग तुरंत कहाँ चले जाते हैं, आईफोन में चले जाते हैं। जितने रिच कैटेगरी के लोग हैं, आपको भी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस को देखिए, वो लोग आईफोन ही यूज करें। क्या है, वो वैल्यूएशन है, हाई वैल्यू है, महंगा है इसीलिए लोग यूज करते। BMW का है, जो लोग अमीर आदमी लोग वो लोग यूज करता है। तो जैसे कोई चीज महंगा होगा तो लोग उसको प्राइस से जज करते हैं, तो प्राइस वैल्यूएशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद है सेकेंडरी काम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए क्या पैरामीटर चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, इसके बदले भी तो आप हमको पैसा दे रहे हो, तो ये भी एक मेरा क्वालिटी को, मेरा एफर्ट को आप एक स्टैंडर्ड में मेजर करो। स्टैंडर्ड क्या है, मनी। तो मनी नहीं होता तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यूएशन नहीं होता। हर चीज का वैल्यूएशन किस में होता है, पैसा। हर चीज का वैल्यूएशन आजकल किस चीज में होता है, बताइए। अब उतना दूर का छोड़ दिए ना, जब हम लोग का इंडियन कल्चर में शादी ब्याह भी होता है ना, तो लड़की का पापा लड़का के घर में आकर के क्या पूछते हैं कि जमीन है, घर है, ये है, वो है, हलवा बा, पूरी बा, एना बा, तेना बा। तो मतलब ऑल दिस थिंग्स, रिसोर्सेज, दे आस्क अबाउट द रिसोर्सेज। आपके पास कितना, अल्टीमेटली वो पूछना चाहता है आपके पास कितना पैसा है। और कैसे जज करता है बताइए, इंडियन कल्चर में कैसे जज करता है, कहा लड़का का पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को कैसे जज करते हैं, प्रॉपर्टी ऐसे आ गया, बिना पैसा का तो प्रॉपर्टी नहीं आता। तो अगर भाई देख, आदमी लड़की वाला आता है, पहले भाई इसके घर में प्रॉपर्टी बहुत है, सामान बहुत है, तो अगर प्रॉपर्टी है, सामान है, तो आदमी समझता है भाई अमीर होगा। प्रॉपर्टी सामान नहीं है तो आदमी समझता है गरीब होगा। देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज का एक्सपेंसेस को क्लियर करना बड़ा बात नहीं। अगर आप अच्छा ड्रेस पहन लेते हो डज नॉट मीन यू आर रिच, बात समझिए। यू आर ड्रेसिंग वेल डज नॉट मीन यू आर रिच, क्योंकि ड्रेसिंग वेल वो एक डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसके लिए हाई मनी रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन बाइंग द एसेट्स दैट मीन अ बिग थिंग। कोई एसेट खरीदना बहुत बड़ा चीज होता है, और उसके लिए आपका एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। आप एक जमीन लीजिएगा, घर लीजिएगा, एक बल्क अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए। तो वो हर चीज में देखिए क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा। क्या चाहिए बाबू, पैसा। आज का पूरा क्लास ही पैसा के ऊपर है। तो जैसे भी कमाओ, पैसा कमाओ। क्या कमाओ बाबू, पैसा। बस खाली जेल मत जाना। क्या मत जाना बाबू, जेल। कमाओ, अपना दिमाग लगा के कमाओ, स्कैम करके कमाओ, जो कमाना कमाओ, लेकिन कभी भी सावधान रहे और सतर्क रहे। ऐसा मत करिए कि भाई जेल चले जाए, ऐसे स्कैम करोगे कि जेल ही चले गए। थोड़ा बहुत झूठ तो हर आदमी बोलता है, थोड़ा बहुत झूठ तो हर बिजनेस में होता है। अगला हर आदमी बोलते हैं ऑफिस, बाबा हरिश्चंद्र थोड़ी है हम देखिए, हम तो कभी आपको नहीं बोले कि नहीं देखिए हम झूठ नहीं बोलते, आप लोग झूठ मत बोलिएगा। हर आदमी झूठ बोलता है। कौन सुबह से शाम तक तो झूठ ही बोलते हैं। आदमी का बचपन तो झूठ में ही बीतता है, बात समझे ना। मम्मी पापा तो बचपन से ही आपसे झूठ बोलने लग गए थे, खिलौना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बात समझे। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग 9-10 में अभी भी तो कितना मैसेज करते हो, हाँ बाबू जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हर जीवन का हर लम्हा तो झूठ ही है। अच्छा हम लोग देखिए, एक अच्छा बात, हम लोग जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, ये भी तो झूठ है। पता नहीं कब मर जाएगा, कोई जानता है। तो लाइफ अपने आप में एक स्कैम है। द बिगेस्ट स्कैम इज द लाइफ इटसेल्फ, याद रखिएगा। स्टोर वैल्यू ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और ऊपर से कॉमर्स का स्टूडेंट है, हम लोग तो झूठ बोलेंगे, हम लोग का चरित्र में झूठ है, समझिए। कॉमर्स का स्टूडेंट अगर झूठ नहीं बोलेगा तो उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। क्या है, बिजनेसमैन झूठ नहीं बोलेगा तो चलेगा बिजनेस, बताइए। आप कौन बताइए, कौन बिजनेसमैन सच बोल के दुकान चलाता है? कोई सच बोल के दुकान नहीं चलाता। हाँ, किसी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, किसी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। तो कॉमर्स वाले हो यार, झूठ बोलना सीखो। क्या बोलना सीखो। अगला हो कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट मतलब कंडीशंस। आस्ते लेट जाइए ना बाबू उसका ऊपर पूरा। कंटीजेंट का मतलब होता है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब फ्यूचर के ऊपर, जो फ्यूचर के कंडीशन पे डिपेंड करता है। मनी का यूज फ्यूचर में भी हम लोग कर सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार देने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। बात समझे, पहले जमाना में बार्टर सिस्टम में उधार नहीं दे पाते थे हम लोग, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट नहीं। अभी क्या है, आप आज पैसा दिए 5 साल बाद पैसा ले लीजिए। तो ये सिस्टम भी किसके कारण पॉसिबल है, मनी के कारण। जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, एक तरह का मनी कैपिटल ही। कैपिटल का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मनी। कैपिटल वेन्यू से कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो पहला चीज क्या दिमाग में हिट करता है, पैसा। पैसा मतलब कैपिटल। अगला है लिक्विडिटी। पैसा लिक्विड होता है, मतलब देखिए बड़ा अच्छा चीज है। दुनिया में सबसे पिघला हुआ चीज कौन सा है, पैसा। पैसा से कुछ भी खरीद सकते हो, पैसा से कुछ भी खरीद सकते हो। किसी भी चीज को लिक्विडेट कर सकते हैं आप, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। आज आपको मनी का महत्व सिखाया जा रहा है जिंदगी।
अगला गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। कौन आदमी, मनी एक तरह का गारंटर है कि कौन आदमी सॉल्वेंट है, कौन आदमी इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी, सॉल्वेंट मतलब पैसा वाला। पैसा है तो आप सॉल्वेंट हो, पैसा नहीं है तो आप इंसॉल्वेंट हो, सिंपल सी। तो ये मनी का कुछ डेफिनेशन है। एक ही बात बार बार फिर घुरा फिरा के वही बात तो लिखा हुआ है, तो ये आप रीडिंग कर लोगे। अब आई देखिए ये वाला टाइप ऑफ मनी नहीं पढ़ना है आपको, ये वाला टाइप ऑफ मनी रीडिंग करना नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। अब आइए ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिमांड फॉर मनी। ये उतना दूर जो पेज चेंज किया ना, पूरा खाली डेफिनेशन ही लिखा हो तो आप रीडिंग कर लोगे, खाली रीडिंग करना है, पूरा बात बता दिया आपको। मनी का डिमांड सुनिएगा। एक महान हैंडसम आदमी थे आप लोग की तरह, जैसे आप लोग इतने हैंडसम हो, आप लोग की तरह एक महान इंसान थे जिनका नाम था जेएम केन्स, जॉन माइनार्ड केन्स। हर दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो केन्स के बिना नहीं पढ़ सकते। केन्स ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी में पैसा का 3 तरह का नीड होता है। Why you need the money? So we need the money for 3 purposes. According to John Maynard Keynes, what is the reason behind the demand for money? पैसा का डिमांड क्यों जरूरी है, पैसा क्यों चाहिए? पैसा 3 चीज के लिए चाहिए बाबू। कितना चीज के लिए चाहिए? 3। कितना चीज के लिए बोलिए? एक होता है आपका, यहाँ पर 3 पर्पज है। एक है ट्रांजेक्शन मोटिव, एक है प्रिकॉशनरी मोटिव और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। कितना मोटिव होता है बताइए? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और क्या बाबू? स्पेकुलेटिव मोटिव। आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द डिमांड साइड ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स। जेएम केन्स के हिसाब से मनी का डिमांड क्यों जरूरी है बताइए ना, क्यों जरूरी है बताइए ना। पहला रीजन क्या बाबू बताइए? ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव मतलब डे टू डे खर्चा के लिए पैसा क्यों चाहिए? 3 ही रीजन है, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या एक आदमी को पैसा का जरूरत क्यों है? वाई वी नीड द मनी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिमांड फॉर मनी? 3 रीजन है। पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव मतलब डे टू डे खर्चा के लिए, रेगुलर खर्चा के लिए। पैसा रहेगा तब ना रेगुलर खर्चा करोगे। खाते पीते जो भी चीज करते हो अपने लाइफ में, किसके हेल्प से करते हो? पैसा। दूसरा उन्होंने कहा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव उन्होंने कहा कि जिंदगी में 2 तरह के सिचुएशंस होते हैं, एक वो जो आपको पता है, एक वो जो आपको पता नहीं। जो आपको पता है देखिए वही चीज ना, फिर यहाँ पे नीचे में भी डिटेल में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव। वहाँ पे शॉर्ट में था और वही चीज यहाँ पे ना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, देख लीजिए, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ। तो भाइयों और बहनों अलग अलग कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, क्या क्या मोटिव बताइए? ट्रांजेक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है और क्या बताइए? स्पेकुलेटिव मोटिव है। क्या क्या मोटिव है बताओ? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और क्या बाबू? स्पेकुलेटिव मोटिव। तो अलग अलग मोटिव है पैसा को होल्ड करने का। तो आपसे अगर पूछेगा पैसा क्यों चाहिए, देखिए वही चीज फिर नीचे में दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी। 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी बोलिए, चाहे 3 पर्पस ऑफ डिमांड बोलिए, तो इसके में आंसर यही होगा ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। डिटेल में वहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, डिमांड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम से। डिमांड का रीजन देखिए क्या है? प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रांजेक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड। ट्रांजेक्शन डिमांड का मतलब क्या होता है बाबू? ट्रांजेक्शन डिमांड का मतलब होता है फॉर मीटिंग योर डे टू डे एक्सपेंडिचर। आप अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपको क्या चाहिए बाबू? पैसा चाहिए। क्या चाहिए बताइए? पैसा चाहिए। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल इज नोन एज ट्रांजेक्शन डिमांड। 2 एग्जांपल ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड इज गिवन। डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको पैसा चाहिए। हर एक डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको क्या चाहिए बाबू? पैसा। बिजनेस, घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, कोचिंग चलाना है, दुकान चलाना है, पैसा चाहिए। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जब पैसा चाहिए तो उसको कौन सा मोटिव बोलेंगे? ट्रांजेक्शन मोटिव। कौन सा मोटिव बताइए? ट्रांजेक्शन। अच्छा, अगला है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड में क्या बोला गया सुनिएगा। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में बोला गया है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर। अब बताइए क्या भविष्य किसी को पता है? आप देखोगे जब पापा जितना पैसा लेके आते हैं अपना अपना इनकम के हिसाब से कुछ पैसा रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। अचानक से अगर कुछ जिंदगी में हो गया तो अचानक से होने वाले परिस्थितियों से लड़ने के लिए जब आप पैसा अलग रखते हो, सो व्हेन यू कीप असाइड सम मनी टू फाइट विद द फ्यूचर कंटीजेंसीज। फ्यूचर कंटीजेंसीज मतलब अचानक से अगर कुछ हो गया तो उसके लिए अगर पैसा अलग से रखते हैं, इसको कौन सा मोटिव बोलते हैं बताइए? प्रिकॉशनरी। कौन सा मोटिव बताइए? प्रिकॉशनरी मोटिव। कौन सा मोटिव बताओ? प्रिकॉशनरी। और एक कैटेगरी होता है उसमें, स्पेकुलेटिव मोटिव। कौन सा मोटिव बाबू? स्पेकुलेटिव। तो ट्रांजेक्शन मोटिव हो गया, प्रिकॉशनरी मोटिव हो गया और तीसरा कौन सा मोटिव है बताइए? स्पेकुलेटिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है बताइए? जिसमें शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, शेयर मार्केट जो है ना स्पेकुलेशन पे काम होता है। स्पेकुलेशन मतलब शेयर मार्केट में जैसे हमको लग रहा है कि दाम
घट सकता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर हमको लग रहा है शेयर का दाम बढ़ सकता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हमको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का दाम कोलकाता में घटेगा, तो हम पैसा अभी रख के, अगर प्रॉपर्टी का दाम घटेगा तो हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब विद द होप ऑफ फॉलिंग द प्राइस और राइजिंग द प्राइस इन फ्यूचर। जब आप इस आशा से पैसा रखते हो कि फ्यूचर में कोई चीज़ का दाम घट सकता है, बढ़ सकता है, इसको कौन सा मोटिव बोलते हैं बताइए? कौन सा मोटिव? स्पेकुलेटिव मोटिव। कौन सा मोटिव बाबू? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए डिमांड फॉर मनी, पूरा डिमांड फॉर मनी चिपका दीजिएगा। डिमांड फॉर मनी में कितना रीजन है बताइए? बोलिए ना, व्हाई डू यू होल्ड कैश? कैश क्यों होल्ड करते हो अपने हाथ में? 3 रीजन। क्या क्या? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। देखिए जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे वही। अच्छा देखिए, फिशर्स थ्योरी और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस। देखिए दो अलग अलग थ्योरी है मनी से रिलेटेड। एक थ्योरी का नाम है फिशर्स थ्योरी, एक का नाम है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस। फिशर थ्योरी के दोनों अलग अलग, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरी है, दोनों अलग अलग थ्योरी है। फिशर ने किस पे फोकस किया? मनी सप्लाई। कैम्ब्रिज ने किस पे फोकस किया? मनी डिमांड। फिशर ने, देखो ये फिशर का इक्वेशन है, ये कैम्ब्रिज का इक्वेशन। बहुत बात नहीं, फिशर का इक्वेशन का फुल फॉर्म देखिए, बहुत अच्छे से नोट्स लिखा हुआ है। एम मतलब मनी सप्लाई, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, पी मतलब एवरेज प्राइस लेवल, टी मतलब ट्रांजेक्शन। पूरा इसका फुल फॉर्म आपके मन में चला होगा, भाई इसका फुल फॉर्म क्या बताइए? नीचे देख लीजिए, उसको भी एक तो पॉइंट बना दिया नोट्स में। आगे देखिए, इसके हिसाब से एम मतलब डिमांड फॉर मनी और के मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मनी और वाई मतलब इनकम। तो ये दो अलग अलग थ्योरी है मनी से रिलेटेड। एक थ्योरी का नाम है फिशर्स थ्योरी, एक थ्योरी का नाम है कैम्ब्रिज थ्योरी। फिशर ने मनी सप्लाई पे फोकस किया, कैम्ब्रिज ने मनी डिमांड पे फोकस किया। फिशर ने अपना इक्वेशन यूज किया, कैम्ब्रिज ने अपना इक्वेशन यूज किया। फिशर के इक्वेशन का अलग सिंबलाइजेशन है, कैम्ब्रिज के इक्वेशन का अलग सिंबलाइजेशन। देखिए एम मतलब मनी सप्लाई, वहाँ एम मतलब डिमांड फॉर मनी, यहाँ वी मतलब वेलोसिटी, वहाँ पे के मतलब इलास्टिसिटी, यहाँ पे पी मतलब एवरेज प्राइस, टी मतलब ट्रांजेक्शन और वाई मतलब इनकम। ये उनका अलग अलग इक्वेशन दिया था उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। इस थ्योरी में ये माना गया कि मनी का जो सर्कुलेशन है वो कांस्टेंट है। सर्कुलेशन देखिए इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि मनी सर्कुलेट होता है। जैसे हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, बाबा ताजा ताजा गरम गरम मेरे हाथ में पैसा है। ऐसा नहीं है, पैसा नाचता है, एक ही पैसा घूम रहा है। आप सोचो ना, कभी हो सकता है जो 500 रुपया अभी आपको पॉकेट में हो सकता है कभी वो 500 रुपया मेरे हाथों को छू के गया हो सकता है आपके पास जो पैसा है कभी वो मेरे पास से गया हो। तो मनी डांसेस, याद रखिएगा। मान लीजिए आप अभी हमको ट्यूशन का फीस दिए, वही पैसा ले जाकर के हम क्या किए, फेयर लवली खरीद ली। तो जो दुकान वाला अंकल है उनका पास चला गया। फिर मान लीजिए दुकान वाला अंकल का लड़का मेरे पास शाम को ट्यूशन पढ़ने आया, फिर वो पैसा घूर के मेरे पास वापस आ गया। पता चला क्या? नहीं चला। पैसा सर्कुलेट होता, आप समझिए। अगर आप खुद सोचो ना, अगर ऐसा होता हर दिन, अगर गवर्नमेंट नया नया पैसा छापता तब तो कोई देश में गरीबी होता ही नहीं। गवर्नमेंट जितना मन उतना पैसा नहीं छाप सकता, क्योंकि गवर्नमेंट में ट्रेजरी होता है। एक गोल्ड के रिजर्व्स के हिसाब से ही पैसा छाप सकते हैं आप, रूल है। तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट जितना मन उतना पैसा छाप लेगा, वही पैसा नाचते रहता है। ओनली मनी चेंजेस द हैंड्स। पैसा हाथों को बदलता है, कभी आपके पास कभी मेरे पास। इसीलिए आपने हमेशा क्या सुना होगा, मम्मी पापा क्या कहते हैं कि पैसा के ऊपर अहंकार नहीं करना। प्रैक्टिकल बात। क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि पैसा किसी के पास कॉन्स्टेंटली नहीं, कभी आपके हाथों में, कभी मेरे हाथों में, कभी उसके हाथों में। तो इसीलिए बोला गया कि मनी का सर्कुलेशन जो है, वो लोग ये मान लेते हैं इस थ्योरी में कि वो कांस्टेंट है। फिक्स इनकम ऑफ डिजायर्ड मनी होल्डिंग्स, या कैम्ब्रिज ने इनकम के ऊपर फोकस किया कि कितना इनकम लोगों का होगा। इंक्रीज मनी सप्लाई लीड्स टू हायर प्राइसेस। फिशर के हिसाब से मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो सामान महंगा होगा। क्यों पता है आपको? रीजन आता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आदमी का हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। अगर आदमी का हाथ में पैसा आएगा तो आदमी खर्चा ज्यादा करेगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फिर सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। सोच के देखिए, जब तक आपके हाथों में पैसा नहीं तब तक आप शांति से बैठो। अगर आप भी ट्यूशन से बाहर निकले और आपको 10,000 रुपये मिल गया, कल आप ट्यूशन छुट्टी दे दोगे? कल आप ट्यूशन नहीं आओ, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? 10,000 रुपये को खर्चा करना है, पार्टी करना है, पैसा को घूमना है, मौज करना है। फ्री का पैसा, स्पेशली अगर फ्री का पैसा मिले तब तो और ज़्यादा। मेहनत का रहता है तो आदमी थोड़ा सोचता भी। फ्री पॉकेट का पैसा मिले तो आप खूब इंजॉय करोगे, खूब खर्चा करोगे, 4-5 दिन ट्यूशन एब्सेंट कर दोगे, बंक मार दोगे, बंक मार के अपना जीवन साथी के साथ घूमने जाओगे। टेम्पररी जीवन साथी जो बनाए हो अभी, घूमने जाओगे, पार्टी करोगे। क्यों? फ्री का पैसा मिल गया। तो उन्होंने कहा है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आदमी का हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। आदमी का हाथ में पैसा आएगा तो आदमी क्या करेगा? डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर से सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। रीजन देखिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू हाई प्राइस। और उसमें देखिए क्या बोला, एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएट एक्सेस डिमांड लीडिंग टू हाई प्राइस। यहाँ भी सेम चीज बात है बाबू, घूर फिर के दोनों का कॉन्सेप्ट ही सेम है।
इन्होंने कहा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा सामान महंगा हो, उन्होंने भी वही कहा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सामान महंगा हो। सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, इनके हिसाब से फिशर ने कहा, बहुत बात नहीं, फिशर ने कहा कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। और कैम्ब्रिज केस थ्योरी में बोला गया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी। लास्ट चैप्टर आप लोग का जो है ना वो वहां पर पढ़ाएंगे आपको टैक्स पॉलिसीज के बारे में। अगला है फिशर्स अप्रोच कंसीडर मनी एज अ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। फिशर ने कहा कि पैसा जो है वो फ्लो की तरह है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने कैम्ब्रिज ने कहा कि पैसा जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आइए, फिशर इम्फेसाइज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिशर ने कहा कि मनी एक्सचेंज के लिए यूज होगा और कैम्ब्रिज ने कहा कि मनी स्टोर के लिए यूज होगा। दोनों का अपना अपना, देखिए जैसे एक ही चीज के लिए अलग अलग आदमी का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो दोनों का अपना अपना एक विचारधारा है, अपना अपना एक आइडियोलॉजी। देखो पहले चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद जो सजेशन वाला पीडीएफ आपको आज देंगे उसका क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। अगर कॉलेज ने आपको कोई सजेशन दिया है, क्योंकि इसका एग्जाम कॉलेज लेता है, कॉलेज चेक करता है, कॉलेज पेपर देता है, अगर कॉलेज वाला टीचर आपको कोई क्वेश्चन दिए तो ऑब्वियस सा बात है कि वो वही क्वेश्चन देंगे जो वो दिए हैं आपको। तब आप मेरा वाला मत पढ़ना, तब आप कॉलेज वाला ही पढ़ना। बट ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन मैच कर जाएगा। आप कॉलेज वाला भी मिला होगा तो देखोगे मैच कर जाएगा, 90% क्वेश्चन मैच कर जाएगा, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होता लगता है। तो आप क्या करोगे, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। कॉलेज नोटिस देगा, जाकर के एग्जाम में बैठ जाओगे। वो गलती मत करिए जो आपने सेमेस्टर 1 में किया है, बस समझे, जिस कारण से आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स असेंबली हो गया। देखिए इधर आइए, अगला पॉइंट में बहुत बात नहीं। देखिए आस्ते, इधर देखिए, अगला टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। इधर देखिए, अगला टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। सुनिएगा, सप्लाई ऑफ मनी मतलब ये तो डिमांड वाला साइड था। डिमांड वाला साइड हम लोग पढ़ा है आपको कि ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। अब मनी का सप्लाई, तो मनी का सप्लाई एक्चुअली कौन करता है बताइए। तो हम लोग का देश में मनी सप्लाई करने वाला एक ही अथॉरिटी, उसका नाम है आरबीआई। क्या नाम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा मोनोपोली है उसका मनी सप्लाई में। पूरा का पूरा मनी छापता कौन है बताइए इंडिया में, आरबीआई। बट स्टिल ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर है देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इंडिया में तो भैया देखो डिमांड का तीन वजह हो सकता है, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। लेकिन मनी सप्लाई एक ही जगह से होता है, किसके हिसाब से बताइए, गवर्नमेंट। उसका नाम क्या है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मनी का सप्लाई। बात है बाबू, पहला है रिजर्व रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए, रिजर्व रेशियो। देखिए जैसे जैसे सुनिए, रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा, अगर बैंक अपने पास रिजर्व ज्यादा रखेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम। हायर द रिजर्व रेशियो लोअर द मनी सप्लाई। अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, वो कम। तो रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर एक बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है। अब फिर वही यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप सोचो ना एसएलआर बढ़ जाएगा, एसएलआर मतलब बैंक के पास जो रिजर्व है वो अगर बढ़ जाएगा, बैंक को अगर ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि मनी सप्लाई तो बैंक करता है, समझिए। और फिर अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो तीनों पॉइंट एक ही, अलग अलग रिजर्व का नाम है, एक तो बैंक रिजर्व, एक तो कैश रिजर्व, एक तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। प्रैक्टिकली आप समझिए कि कहीं ना कहीं मनी सप्लाई डिपेंड करता है रिजर्व के ऊपर। अगर बैंक के पास रिजर्व ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे थे, बैंक का बारे में आपको पता होगा कि बैंक का फंक्शनिंग कैसे होता है बताइए। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक से लेता है और पब्लिक को देता है, क्या, पैसा। क्या बाबू, पैसा। अब देखिए, मान लीजिए आप 100 रुपया हमको दिए, सपोज हम बैंक है, आप हमको 100 रुपया दिए, पब्लिक 100 रुपया जमा किया। बैंक पूरा 100 रुपया जमा मार्केट में नहीं रिलीज कर देगा। बैंक क्या करेगा, सर्टेन परसेंटेज इट विल कीप विद इटसेल्फ। सपोज मान लीजिए बैंक 10% मेंटेन करता है, तो 100 में से अगर बैंक 10 अपना पास रखेगा तो मार्केट में कितना रिलीज करेगा, सर्कुलेशन के लिए कितना रिलीज करेगा, 90। अब दूसरा सिनेरियो आप समझ लीजिए, मान लीजिए रिजर्व रेशियो 20%, तो मार्केट में कितना रिलीज करेगा। सपोज रिजर्व रेशियो 30 हो जाएगा तो मार्केट में कितना रिलीज करेगा, 70। आपने क्या देखा इस एग्जांपल में कि हायर द रिजर्व लोअर द मनी सप्लाई, दैट्स सिंपल। चाहे वो कोई भी रिजर्व, हम तीनों पॉइंट एक बार में आपको बता दें, चाहे कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व बढ़ेगा मनी सप्लाई, क्योंकि अगर आप अपना पास ज्यादा पैसा रखोगे तो पब्लिक को क्या दोगे, कम। और अगर आप अपना पास कम रिजर्व रखोगे तो पब्लिक को क्या दोगे, ज्यादा। तो रिजर्व रेशियो में और मनी सप्लाई में उल्टा रिलेशन है। हायर द रिजर्व रेशियोज
लोअर द मनी सप्लाई। देखिए अब ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का फेवरेट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी कैलकाटा के प्रोफेसर्स का भी फेवरेट टॉपिक। भाइयों बहनों, टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आप लोग ना वहां पे देखिए, बुक में पेज में जगह है क्या खाली? कहीं पे देखिए, एक बार थोड़ा सा भी लिखने के लिए जगह है? कहीं भी जगह है? नहीं, उतना नहीं, डिफरेंस दिखा देंगे ना, एक ही बार में दोनों सब समझ जाओ। चलिए, हाँ जगह है, लिख लीजिए फ्रंट पेज में, लिखिए फ्रंट पेज में जगह लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए आस्ते लिख लीजिए। देखिए मनी सप्लाई के बारे में आपको कुछ बताते हैं, सुनिए आस्ते लिख लीजिए। पहले हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। टुमारो मनी नहीं जी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। टुमारो मनी चलिए भाइयों और बहनों, नैरो मनी और ब्रॉड मनी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आज का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर लिखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आज ज्यादातर कॉलेज के एग्जाम्स में देखोगे नैरो मनी ब्रॉड मनी टीचर दे दिए। भाइयों और बहनों, पहले तो आपको यह समझना होगा कि नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है। देखिए मनी का जो सप्लाई है वो कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। आरबीआई ने कॉन्सेप्ट दिया M1 मनी 1, M2, M3, M4। आरबीआई ने M1, M2, M3, M4 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है मनी को डिटरमाइन करने के लिए, मनी को मेजर करने के लिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया बताइए? M1, M2, M3 और M4 अलग अलग मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आरबीआई ने दिया है। ध्यान से सुनिएगा और बात नहीं। अच्छा, M1 में आरबीआई के हिसाब से क्या क्या आता है? तो M1 में आरबीआई के हिसाब से आता है नोट्स, ये आरबीआई का डेफिनेशन है। करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और आपका डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक, ये आता है M1 में। हम यहाँ पे बोर्ड में लिखते हैं, ऐसा आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे है ही, देखिए ध्यान से समझिएगा। M1 मतलब नैरो मनी। M1 मतलब क्या बाबू? नैरो मनी। अब यहाँ पर देखिए आरबीआई ने क्या क्या बोला, M1 में क्या क्या रखा है? सी मतलब करेंसी। सी मतलब क्या बाबू? करेंसी। सी का मतलब होता है करेंसी। यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है बाबू? करेंसी, कि जो करेंसी आपके पास अवेलेबल है। डी का मतलब होता है क्या बताइए? डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। और ये सीबी का मतलब क्या हो गया बताइए? अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो अदर डिपॉजिट है वो, तो ये तीनों को मिला करके क्या बन जाता है बताइए? M1। क्या बन जाता है बोलिए? अभी आप नैरो मनी ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट भूल जाइए। अच्छा, M2 क्या है? ये डेफिनेशन हम नहीं दे रहे, ये डेफिनेशन आरबीआई का दिया हुआ। आरबीआई ने डेफिनेशन दिया है। M2 में आरबीआई ने क्या क्या रखा है? M2 में मेनली दो चीज आता है, बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पे लिख दिया है। M1 प्लस पोस्टल सेविंग। M1 प्लस क्या बाबू? पोस्टल सेविंग, ठीक कर लेना। M2 में क्या आता है? M1 प्लस पोस्टल सेविंग। M1 प्लस पोस्टल सेविंग मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होता है ना, उसको बोलते हैं M2। हो गया? हो गया? लिख लियो। M2 में क्या क्या आएगा बताइए? M1 प्लस पोस्टल सेविंग, क्योंकि एकदम शॉर्ट डेफिनेशन बना दे रहे इसका। M1 प्लस क्या बाबू? पोस्टल सेविंग। M1 प्लस पोस्टल सेविंग को जोड़िएगा तो क्या जाएगा बताइए? M2। क्या जाएगा बोलिए ना? M2। अच्छा, M3 में क्या बोला गया? M3 में बोला गया है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। तो लिख लीजिए ना, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। हो गया? और एक कॉन्सेप्ट इसमें बनाया गया M4, जो इसमें टाइपिंग में मिस है। और एक कॉन्सेप्ट क्या बनाया गया बोलिए? M4।
M4 में क्या क्या बोला गया बताइए? M4 में रखा गया है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, ये तो बुक में ही लिख लीजिए, जहां पे चैप्टर वहीं पे, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्टल सेविंग एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्टल सेविंग एक्सक्लूडिंग NSC। NSC मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप शॉर्ट में NSC लिखोगे चलेगा। हो गया? देखिए M1, M2, M3, देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, लिख लिए? तो करेक्शन कर लीजिए पहले इसको। हो गया क्या? यहां पे करेक्शन कर लिए? अब सुनिए, ये नैरो मनी, अब आप सोचो सर आप तो M1, M2, M3, M4 पढ़ा दिया, तो नैरो मनी ब्रॉड मनी बताया नहीं, तब से आप सस्पेंस क्रिएट किए। यही तो नैरो मनी ब्रॉड मनी है। देखिए एक्चुअली क्या है, M1 हो गया नैरो मनी क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, और M4 हो गया ब्रॉड मनी क्योंकि एक लेस लिक्विड होता है। लेकिन अब ये चार को दो पार्ट में बांटा गया है, तो M1, M2 को नैरो मनी बोला जाता है और M3, M4 को क्या बोला जाता है? ब्रॉड मनी। और एक्चुअली अगर आप देखें तो सबसे नैरो मनी कौन है? M1, और सबसे ब्रॉड मनी कौन है? M4, डेफिनेशन के हिसाब से। तो M1 वर्सेस M4, तो M1, M2 को कहां रखा गया बताइए? नैरो मनी में। और M3, M4 को कहां रखा गया बोलिए? ब्रॉड मनी। अब यही चीज को दो अलग अलग डेफिनेशन बनेगा, दो डिफरेंस बनेंगे। अब डिफरेंस का डब्बा बना के रखे हो, आइए मिलके लिखते हैं। रेडी? 5-6 डिफरेंस लिखेंगे, निकालिए। रेडी? बोले क्या? लिखिए, दो कॉलम बना लिए ना, नैरो मनी और क्या बाबू? ब्रॉड मनी। लिखिए, नैरो वाला डब्बा में लिखिए, इट रेफर्स टू M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। नैरो मनी मतलब कौन? M1 और M2। अब ब्रॉड में लिखिए, ब्रॉड मनी में लिखिए, ब्रॉड मनी में लिखिए, इट रेफर्स टू M3 प्लस M4। इट रेफर्स टू क्या हुआ? M3 प्लस M4। उसके बाद आइए पॉइंट नंबर 2 लिखिए, नैरो मनी क्या होता है? लेस लिक्विड, हाई लिक्विड होता है, ज्यादा लिक्विड होता है। अब ब्रॉड मनी क्या है? कम लिक्विड होता है। लिखिए, नैरो मनी में इट इज मोर लिक्विड, और उसमें लिखिए इट इज लेस लिक्विड। बुक में ही जगह होगा, लिखिए ना, कहीं भी जगह होगा लिख लीजिए, चिपका दीजिए। लेस लिक्विड हो गया? हो गया क्या? अगला में आइए, पॉइंट नंबर 3 में, नैरो मनी का ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। लिखिए, नैरो मनी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। नैरो मनी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब ब्रॉड मनी में आइए, ब्रॉड मनी में आइए, इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। हो गया? तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी में क्या डिफरेंस है भाई? कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, नैरो मनी, पॉइंट नंबर 3 हो गया ना दोनों का? पॉइंट नंबर 4 लिखिए, नैरो मनी इज डायरेक्टली
Narrow money is directly considering currency. Broad money में आइए, it does not consider currency. It does not consider currency. कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 5 लिखिए. नैरो मनी में लिखिए it considered short term spending. It considered short term spending. उसमें लिखिए spending, और उसमें लिखिए it considered overall economic liquidity. Overall economic liquidity. Overall economic liquidity. उसके लिखिए these are readily available. नैरो मनी में लिखिए these are readily available. These are readily available. ये बहुत easily available है. और उसमें लिखिए readily available. readily available. और उसमें लिखिए these are not available as restricted by time. These are not easily available as restricted by time. इसमें टाइम का एक बाउंडेशन है. सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, जैसे करेंसी हम लोग का हाथ में, वो नैरो मनी हो गया, उसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं. चेक आपका हाथ में, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं. लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या, आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करिए तो 5 साल से पहले पैसा निकाल नहीं पाइएगा, तो ब्रॉड मनी हो गया. आप एकदम साधारण शब्दों में समझिए. अगला लिखिए एग्जाम्पल. अभी कहाँ 7 पॉइंट लिखिए. हाँ, पूरा 5 लेके आना है ना. लिखिए. अरे देखो, इसका फायदा भी है. अगर आपसे खाली पूछता है एक्सप्लेन नैरो मनी, खाली नैरो वाला पार्ट लिख दोगे. ब्रॉड मनी, खाली ब्रॉड वाला पार्ट लिख दोगे. डिफरेंस तो दोनों. मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक कह सकते हो आप. लिखिए एग्जाम्पल. करेंसी इन हैंड. हाथ में जो करेंसी है वो क्या है? नैरो मनी. करेंसी इन हैंड. अब ब्रॉड वाला में लिखिए फिक्स डिपॉजिट इन बैंक. करेंसी इन हैंड किसका एग्जाम्पल हो गया? नैरो मनी. अब फिक्स डिपॉजिट है बैंक में आपका, 5 साल के लिए किए हो, तो 5 साल से तो पहले पैसा निकाल नहीं पाओगे. ठीक है, तो ये था हम लोग का नैरो मनी और ब्रॉड मनी. इसके पार्ट फिर अगला दिन पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.